हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीए राखी अग्रवाल। आज का हमारा टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर पार्ट 4। वी हैड ऑलरेडी डिस्कस पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। So let's start our topic. Firstly, we will discuss the concept that is upstream and downstream transaction between an entity and its associate or joint venture. What is upstream transaction and what is downstream transaction? This we will explain with the help of example. Suppose A Limited is an investor company, that is an holding company. B Limited may be an associate or joint venture. So if A Limited sells some asset to B Limited, अगर A Limited कुछ B Limited को सेल करेगा तो A Limited को प्रॉफिट होगा। तो A Limited के प्रॉफिट में B Limited is not liable because होल्डिंग कंपनी को एसोसिएट को कुछ प्रॉफिट नहीं देना पड़ता है, पर एसोसिएट कुछ कमाता है तो उसको होल्डिंग कंपनी को देना पड़ता है। और अगर वो जो एसेट है B Limited के पास कुछ स्टॉक या एसेट पड़ा रह गया, पर जब वो अनसोल्ड आइटम पड़ा हुआ है उसके पास B Limited के पास, तो उस अनसोल्ड प्रॉफिट्स का एट द एंड ऑफ द ईयर उसको रिवर्स करना पड़ता है। किसको? A Limited को। अनदर केस, अगर B Limited से A Limited कुछ परचेज करेगा तो किसको प्रॉफिट होगा? A Limited ने, जैसे होल्डिंग कंपनी ने अपनी एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर से कुछ परचेज किया तो प्रॉफिट कौन बुक करेगा? B Limited। और B Limited के प्रॉफिट्स में A Limited का हक है। सो A Limited उस जितना भी अपना परसेंटेज है इन B Limited का प्रॉफिट में वो रिकॉग्नाइज करेगा। एट द एंड ऑफ द ईयर अगर B Limited के पास कुछ अनसोल्ड स्टॉक रह जाता है तो उसको रिवर्स करना पड़ता है। सपोज A Limited इज एन इन्वेस्टर कंपनी और परचेज किया एसेट फ्रॉम B Limited, तो उसको अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और A Limited अगर सेल करता है B Limited को, उसको डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन बोलते हैं। सो एनी गेन और लॉस ऑन सच ट्रांजेक्शन ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अनरिलेटेड इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट इन द एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर एलिमिनेट गेन और लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ ओन इंटरेस्ट। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कॉन्सेप्ट को, जैसे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन बिटवीन एन एंटिटी एंड इट्स एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर। इन सिनेरियो 1, M Limited हैज इन्वेस्ट किया 40% शेयर कैपिटल इन N Limited। M Limited होल्डिंग कंपनी बन गया, N Limited इज द इन्वेस्टी कंपनी। M और N के बीच में होल्डिंग एंड एसोसिएट का रिलेशनशिप है एंड हेंस N Limited is an associate of M Limited. During the year, N Limited sold inventory to M Limited for a value of rupees 10 lakh. This includes profit of 10% on the transaction price, that is profit of rupees 1 lakh. ये 10 lakhs में 1 लाख का profit भी included है। Out of the above inventory, M Limited sold inventory of rupees 6 lakhs to the outside customer. Hence, the inventory of 4 lakhs purchased from N Limited is still lying with M Limited. Determine unrealized profit to be eliminated on the above transaction. N Limited ने सोल्ड किया M Limited को, तो M Limited ने परचेज किया एसेट फ्रॉम N Limited। प्रॉफिट किसको हुआ? N Limited को प्रॉफिट हुआ। अब वो जो स्टॉक इन्वेंट्री M Limited ने खरीदी थी N Limited से, उसमें से 6 लाख की इन्वेंट्री M Limited ने सोल्ड कर दी, पर 4 लाख की इन्वेंट्री अभी भी M Limited के पास पड़ी है। तो वो 4 लाख की जो इन्वेंट्री पड़ी है उसका जो प्रॉफिट को उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ये एलिमिनेट करना। सिनेरियो 1, फर्स्टली एज अ पार्ट ऑफ इट्स इक्विटी मेथड अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन N Limited, M Limited विल पास जर्नल एंट्री। होल्डिंग और एसोसिएट का रिलेशनशिप है, इक्विटी मेथड फॉलो होगा। 10 लाख का जो इन्वेंट्री N Limited ने M Limited को सोल्ड की, इसमें जो प्रॉफिट हुआ ये 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। M Limited का परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है वो 1 लाख में से 40% है, बिकॉज 40% का इन्वेस्टमेंट है N Limited में। तो इन द बुक्स ऑफ M Limited बढ़ जाएगा, बिकॉज 40,000 प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि N Limited को 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 40% प्रॉफिट M Limited का है। तो इन्वेस्टमेंट इन N Limited अकाउंट डेबिट टू कंसोलिडेटेड PL, दैट इज शेयर इन प्रॉफिट ऑफ M Limited 40,000। आउट ऑफ द इन्वेंट्री 10 लाख की इन्वेंट्री थी, उसमें से M Limited 6 लाख की वो सोल्ड कर पाया आउटसाइड का। अब उसके पास 4 लाख स्टॉक अभी भी अनरियलाइज्ड है, उसका प्रॉफिट जो है उसको डिटरमाइन करके उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो 4 लाख का 10% प्रॉफिट कितना होता है? 40,000। उसमें से M Limited का शेयर कितना है? 40,000 में से 40% शेयर M Limited का है, 60,000। तो उतना प्रॉफिट्स को वो रिवर्स करेगा, वो अनरियलाइज प्रॉफिट है। अकॉर्डिंगली आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑफ शेयर इन टोटल प्रॉफिट्स ऑफ N Limited, M Limited शुड पास फॉलोइंग एडजस्टमेंट एंट्री टू रिवर्स अनरियलाइज प्रॉफिट मार्जिन। तो क्या करेगा? रिवर्स कर देगा। जो प्रॉफिट उसने रिकॉग्नाइज किया था पहले इन्वेस्टमेंट इन N Limited टू शेयर ऑफ प्रॉफिट 40,000 का, उसको रिवर्स करेगा। शेयर इन प्रॉफिट्स ऑफ N Limited अकाउंट डेबिट 16,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 16,000। इन द सब्सिक्वेंट पीरियड व्हेन दिस इन्वेंट्री अगर सोल्ड होगा तो उसको फिर ये एंट्री मारनी पड़ेगी। 16,000 की जो
मार्जिन अमाउंट है वो रियलाइज करेगा एंड द अबव एंट्री विल बी रिवर्स इन दैट पीरियड। तो जब वो सेल करेगा एक्चुअल में तो इस एंट्री को वो रिवर्स कर दे। तो ये था पहला वाला सिचुएशन। सिनेरियो बी में अज्यूम द सेम फैक्ट्स है एज पर द सिनेरियो ए एक्सेप्ट दैट द इन्वेंट्री इज सोल्ड बाय एम लिमिटेड टू एन लिमिटेड इंस्टेड ऑफ एन लिमिटेड सेलिंग टू एम लिमिटेड। मतलब पहले क्या हुआ था, एन लिमिटेड ने सेल किया था एम लिमिटेड को, अब क्या हो रहा है, होल्डिंग कंपनी सेल कर रही है अपने एसोसिएट। इन्वेंट्री इज सोल्ड बाय एम लिमिटेड टू एन लिमिटेड। इन द सेकंड सिनेरियो दैट इज द सिनेरियो बी, इफ द इन्वेंट्री इज सोल्ड बाय एम लिमिटेड टू एन लिमिटेड। अगर एम लिमिटेड ने कोई इन्वेंट्री सोल्ड की है, दैट इज द होल्डिंग कंपनी हैज सोल्ड एनी इन्वेंट्री टू एन लिमिटेड। एन लिमिटेड क्या है, एसोसिएट कंपनी है। इन दिस केस एन लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ एम लिमिटेड। तो अगर एम लिमिटेड ने कोई इन्वेंट्री सोल्ड की है एन लिमिटेड में तो एम लिमिटेड को प्रॉफिट होगा, और अगर होल्डिंग कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसपे एन लिमिटेड का कोई अधिकार नहीं है। इतना भी इन्वेंट्री एम लिमिटेड ने एन लिमिटेड को सोल्ड किया, दैट इज 10 लाख का इन्वेंट्री सोल्ड किया, उस पे प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, जो कि एम लिमिटेड ने अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज किया। अब जो स्टॉक पड़ा है एन लिमिटेड के बुक्स में, जैसे एन लिमिटेड ने परचेज किया 10 लाख का माल, तो एन लिमिटेड अपने बुक्स में क्या दिखाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि उसने 10 लाख का माल खरीदा है एम लिमिटेड से। और एम लिमिटेड अपने बुक्स में क्या दिखाएगा, क्योंकि उसने बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल किया है 10 लाख का। अब इन्वेंट्री किसके बुक्स से गई है, लिमिटेड के बुक से गई है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना अमाउंट की इन्वेंट्री गई है, 9 लाख की इन्वेंट्री गई है टू इन्वेंट्री अकाउंट। एसेट गया है, रिवर्स एंट्री में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अकाउंट डेबिट 9 लाख का टू इन्वेंट्री अकाउंट 9 लाख। और उसमें से जो एन लिमिटेड के पास जो इन्वेंट्री पड़ी है, उसमें से एट द एंड ऑफ द ईयर 4 लाख इन्वेंट्री इज अनसोल्ड इन्वेंट्री। तो अनसोल्ड इन्वेंट्री में से 4 लाख का जो इन्वेंट्री एन लिमिटेड के बुक्स में पड़ा है, उसमें से 40% तो एम लिमिटेड का है। तो 40% जो प्रॉफिट उसने ऑलरेडी बुक किया था एट द टाइम ऑफ सेल, उसको वो रिवर्स करेगा, क्योंकि वो जब सेल किया था तो उसने 1 लाख का पूरा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया। एम और एन लिमिटेड के बीच में होल्डिंग और एसोसिएट का रिलेशनशिप है। तो जब वो कंसोलिडेट बनाएगा, जो अनसोल्ड स्टॉक जो पड़ा है एन लिमिटेड के बुक्स में 4 लाख का, उसका अपना परसेंटेज जो है एम लिमिटेड का, दैट इज 40%, 1,60,000 का इन्वेंट्री को वो रिवर्स करेगा एम लिमिटेड अपने बुक्स में, क्योंकि 40% का हकदार है एम लिमिटेड, तो उसको एलिमिनेट कर देगा when M Limited is preparing the consolidated financial statement। मतलब 4 लाख का 40%, 1,60,000 का इन्वेंट्री को वो रिवर्स कर देगा और प्रॉफिट को वो रिवर्स कर देगा जो प्रीवियसली वो रिकॉग्नाइज किया था। तब उसको वो फिर से रिकॉग्नाइज करेगा जब एक्चुअल में उस 4 लाख के स्टॉक पे प्रॉफिट उस एन लिमिटेड को रियलाइज होगा, तब वो रिकॉग्नाइज करेगा अपने बुक्स में एम लिमिटेड। नाउ इलस्ट्रेशन 2, इट टॉक्स अबाउट इम्पेयरमेंट लॉस ऑन डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन बिटवीन एन इक्विटी एंड ज्वाइंट वेंचर। यहाँ पे ज्वाइंट वेंचर का बात हो रहा है। पहले एग्जांपल में हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम ट्रांजैक्शन का इन केस ऑफ होल्डिंग एंड एसोसिएट के बारे में बात। अब इक्विटी मेथड लगाएंगे इन केस ऑफ होल्डिंग एंड ज्वाइंट वेंचर। इन केस ऑफ ज्वाइंट वेंचर में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, और यहाँ इस केस में लॉस हुआ है। पहले वाले केस में प्रॉफिट था, अब इस केस में इस सिनेरियो में लॉस हुआ है। तो लॉस को कैसे बुक करेंगे? सपोज एक्स लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड, एक्स लिमिटेड है इन्वेस्टेड इन अ ज्वाइंट वेंचर वाई लिमिटेड, दोनों का 50-50% का हकदार है। तो प्रॉफिट में भी दोनों इक्वली एसोसिएट है और जो लॉस में भी। ड्यूरिंग द ईयर एक्स लिमिटेड सोल्ड, एक्स लिमिटेड ने सोल्ड किया एसेट वाई लिमिटेड को, जिसका मार्केट वैल्यू 8 लाख रुपीज का है और जिसका कैरिंग वैल्यू इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड 10 लाख का, और उसने सोल्ड किया है वाई लिमिटेड को 8 लाख में। मतलब लिमिटेड को लॉस बुक करना पड़ेगा। सोल्यूशन देखते हैं। एक्स लिमिटेड शुड रिकॉर्ड फुल लॉस ऑफ रुपीज 2 लाख। 10 लाख का एसेट को सोल्ड किया है एट रुपीज 8 लाख, जो कि मार्केट वैल्यू। 2 लाख का उसको इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है क्योंकि एसेट सोल्ड है। पहले तो एक्स लिमिटेड अपने बुक्स में सेल करेगा, एट द टाइम ऑफ सेल वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख टू एसेट। 10 लाख का माल 8 लाख में सेल किया, पहले इम्पेयरमेंट लॉस पूरा बुक कर लेगा, तो बाद उसने सेल किया है टू वाई लिमिटेड, तो मार्केट वैल्यू में किया है ना, बिकॉज मार्केट वैल्यू एक्चुअली डिक्लाइन, तो उसको इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है, बिफोर सेल हुआ है, तो एक्स लिमिटेड पूरा का पूरा लॉस अपने अकाउंट
अकाउंट मिलेगा, इम्पेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट 2 lakhs टू एसेट, और फिर उसने 8 lakhs का सेल किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट 8 lakhs। यहाँ इक्विटी मेथड का कोई एडजस्टमेंट नहीं है इन दिस केस, बिकॉज द लॉस वुड हैव बीन रिकॉर्डेड इवन इफ एक्स लिमिटेड वुड हैव फर्स्टली impaired the asset and then sold to Y Limited at zero profit। कोई प्रॉफिट में नहीं उसने नहीं सेल किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट, और यहाँ पे Y Limited के बुक्स में एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक बिकॉज Y Limited ने परचेज किया है। तो ये हो गया सिनेरियो 1। सिनेरियो 2 में क्या बोला है कि अज्यूमिंग द सेम फैक्ट्स, सारा फैक्ट्स एंड सिचुएशन सेम है, बस इस केस में क्या होगा, Y Limited सोल्ड करेगा X Limited को, तब Y Limited क्या करेगा, लॉस को अपने बुक्स में बुक करेगा। X Limited शुड रिकॉर्ड लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ इट्स शेयर्स इन Y Limited। तो X Limited शेयर्स लॉस इज 1 lakh, 2 lakhs का लॉस हुआ, उसमें से 50% का X का लॉस हुआ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1 lakh टू इन्वेस्टमेंट, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम हो गया 1 लाख से भी। द लॉस शुड बी रिकॉर्डेड सिंस द मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट हैज एक्चुअली डिक्लाइन, रिप्रेजेंट इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट लॉस 2 लाख का हुआ है एट अ जीरो प्रॉफिट। लिमिटेड सेल करेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अपने बुक्स में दिखाएगा 8 लाख का, और एक्स लिमिटेड परचेज कर रहा है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक 8 लाख। अनदर कॉन्सेप्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन मॉनिटरी एसेट्स बाय एंटिटी टू इट्स एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। अगर नॉन मॉनिटरी एसेट कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, नॉन मॉनिटरी एसेट मीन बार्टर सिस्टम में, इन एक्सचेंज ऑफ एसेट, अगर होल्डिंग कंपनी अपने एसोसिएट और जॉइंट वेंचर से एसेट को एक्सचेंज कर रही है, एसेट के बदले में दूसरी एसेट ले रही है, एसेट के बदले में शेयर्स ले रही है, तो वो नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होता है। तो एन एंटिटी माइट कॉन्ट्रीब्यूट नॉन मॉनिटरी एसेट टू एन एसोसिएट या जॉइंट वेंचर इन एक्सचेंज ऑफ इक्विटी इंटरेस्ट। इक्विटी इंटरेस्ट मतलब शेयर्स के बदले में भी एसेट को एक्सचेंज किया जा सकता है इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर। सच कॉन्ट्रीब्यूशन लैक कमर्शियल सब्सिडी, जो हम लोग ने इंडिया 16 में भी पढ़ा था, वो गाइडेंस नोट को फॉलो करना पड़ेगा ऑन डाउनस्ट्रीम। गेन एंड लॉस इन सच ट्रांजेक्शन कंसिडर्ड अनरियलाइज्ड एंड विल बी एलिमिनेटेड इन सिंपल वर्ड। द कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट will be equals to the carrying amount of non-monetary asset contributed in X। There is a lack in commercial substance। जो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट है वही कैरिंग अमाउंट होगा नॉन मॉनिटरी एसेट का जो कि एक्सचेंज हुआ है, और उससे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। इफ द एंटिटी कॉन्ट्रीब्यूट्स नॉन मॉनिटरी एसेट एंड रिसीव मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी एसेट अपार्ट फ्रॉम द इक्विटी इंटरेस्ट इन एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, उसमें जो गेन और लॉस होगा नॉन मॉनिटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिलेटिंग टू मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी एसेट रिसीव्ड is recognized in PL। उसका गेन एंड लॉस रिकॉग्नाइज्ड होगा PL। अकाउंटिंग एंट्री, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एसेट रिकॉग्नाइज्ड एट फेयर वैल्यू। डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड ऑफ एन एंटिटी एंड एसोसिएट। अगर रिपोर्टिंग पीरियड एंटिटी की और उसके एसोसिएट की या जॉइंट वेंचर की डिफरेंट होती है, तब कौन से अकाउंटिंग पीरियड को हम लोग कंसिडर करें व्हाइल प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेट। वही बोला है, अगर डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड होगा होल्डिंग कंपनी का या उसका एसोसिएट का या उसके जॉइंट वेंचर का, in that case how you will do the account when end date of the reporting period of entity and its associate joint venture are different, then associate or joint venture shall prepare additional financial statement as of the period end date of the entity for the purpose of doing equity method account। कि अगर दोनों का रिपोर्टिंग पीरियड डिफरेंट है, एक का है अप्रैल से 31 मार्च तक और एक का है जनवरी से दिसंबर तक, तब जो एसोसिएट कंपनी है या ज्वाइंट वेंचर कंपनी है उनको एक अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा फॉर कंसोलिडेशन पर्पस अपने होल्डिंग कंपनी को। इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर द सेम डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड इट्स एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी, यूज डिफरेंट डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो एसोसिएट बना रहा है, जॉइंट वेंचर बना रहा है, उसी को कंसिडर करना पड़ेगा और उसमें इफेक्ट डाल देना पड़ेगा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शंस का फॉर द डेट बिटवीन जनवरी से लेके मार्च तक का। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट डाल देगी, नोट्स डाल देगी कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द एसोसिएट और जॉइंट वेंचर टू प्रिपेयर सेपरेट फाइनेंशियल अकॉर्डिंग टू दिस डेट। तो उसका जो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन है एसोसिएट और जॉइंट वेंचर का इफेक्ट दे देगी उसमें फाइनेंशियल। डिफरेंट इन डेट्स कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ्स, 3 मंथ से ज्यादा का एक्सीड नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, अगर होल्डिंग कंपनी कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग फॉलो कर रही है और उसके एसोसिएट और जॉइंट वेंचर, सपोज होल्डिंग कंपनी फॉलो करती है इंडेस और इसके एसोसिएट या जॉइंट वेंचर या गैप फॉलो करती है, IFRS फॉलो कर रही है अगर फॉरेन में है तो डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज दे फॉलो। होल्डिंग कंपनी को जब कंसोलिडेशन करती है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉलिसी उसकी एसोसिएट या जॉइंट वेंचर फॉलो कर रही है, वो यूनिफॉर्म हो, जो कि होल्डिंग कंपनी फॉलो कर रहा है वही वो भी फॉलो करे। लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं होता है, इफ इट इज नॉट द सेम, तो एडजस्टमेंट शुड बी
made to align the accounting policies. There is a carve out or carve in due to Ind AS and IFRS के चलते differences आते हैं uniform accounting policies. So in that case what happened, उन लोग को adjustment, holding company जब consolidated financial prepare करती है तो adjustment करती है in order to align the accounting policy. This concept is explained with the help of example. Suppose A Limited, a company incorporated and registered in India, hold 40% voting power of B Limited, a company incorporated and registered in Austria. B Limited is an associate of A Limited. A Limited follows Ind AS for the preparation of its financial statement. However, B Limited follows generally accepted accounting principles in Austria. Hence, while using B Limited financial statement for the purpose of doing equity method accounting, A Limited shall do necessary adjustment to convert the Australian accounting policies financial statement to Ind AS financial statement and then do equity method account. In some cases there are exceptions. In case of associate, adjustment for uniformity is not done if impracticable to do so. If there is a relationship of holding and associate, they have a different uniform accounting policies and it is impracticable to make an adjustment in that policies, then it is acceptable, but in case of joint venture it is not acceptable. They have to follow equity method or uniform accounting policies. There are two exceptions. Suppose an entity A invested in entity B. Entity B is an associate or joint venture of entity A. Entity C is a subsidiary of entity B and entity B is an investment entity. So entity B is an investment entity and entity C is a subsidiary of entity B. In that case what happened? Entity B is an investment company. He has a choice either to apply equity method or go for fair value through profit and loss account. So in this case what happened? Investment entity measure its subsidiary at fair value through profit and loss account. Then the entity A, holding company of entity B, because entity A is liable for the profit of entity B also and profit of entity C also. At the time when entity B consolidate the profit of entity C, ultimately the entity A will consolidate the profit of B and C also. So in that case what happened? So if B is an investment entity which is an associate of A Limited and B opt to apply fair value through profit and loss account, then A Limited can also retain the fair value measurements used by associate or joint venture, that is entity B. A also exempt from applying equity method and A Limited also measure its associate at fair value through profit and loss. Now impairment loss, after applying equity method, entity shall determine whether objective evidence the entity investment in associate and joint venture is impaired. Means after applying the equity method, the entity determines the evidences whether the entity is an investment in associate or joint venture is impaired or not. Means after applying equity method, if the entity finds that there is a significant financial difficulties arises in associate or joint venture because of the default of payment, because of entity granting concession, because of financial difficulties, probability that associate and joint venture will bankrupt in future due to fault in payment of some contracts, disappearance of active market for net investment because of the financial difficulties, adverse effect in legal, technical, economic market environments in which associate or joint venture operates, significant decline in fair value of investments in an entity below its cost. So if these conditions are observable, then the entity must be an impairment in future. So it should be noted that the disappearance of the active market because the associate or joint venture entity or financial instruments are no longer publicly treated is not evidences of impairments. So if there are some evidences exist because of these conditions, then it may be called that associate or joint venture should be impaired after applying equity method. Impairment losses accounting in case of associate and joint venture. Goodwill is included in the carrying amount of investment and not separately recognized. Yeah, in case of that, goodwill is the included in the carrying amount of investment and not separately recognized in the financial statement. Such goodwill therefore not treated for impairment separately, but entire carrying amount of investment is tested for impairment by comparing with the recoverable. Whatever the recoverable amount of that associate and joint venture, that carrying amount is to be compared because goodwill is not separated, that is
is included in the carrying amount, so it should not be separately accounted for. It should be including goodwill. The investment amount is tested for impairment with the recoverable amount as per Ind AS 36. Now, discontinuing the use of equity method. If an entity wants to discontinue the equity method, firstly, the entity is having a relationship holding an associate. In case of associate joint venture, they had to apply an equity method. Suppose an entity invested in another entity having a percentage of 30%. Now they sold 15%. The retained interest in that organization is only 15%. 15% they sold. There is no relationship exists holding an associate. That 15% how you will account for? The remaining 50% which you have still in your hand, how you will account for? So discontinuing the use of equity method. When investment cease to be associate or joint venture relation, तब आप financial asset as per Ind AS 109 apply करोगे as a financial instrument. When investment becomes subsidiary, Ind AS 103 apply करोगे. Business combination and Ind AS 1010, that is consolidation of financial statement as per subsidiary, because subsidiary holding subsidiary का relationship है, that talks about in Ind AS 1010. Revaluation of previously held interest at acquisition date at fair value. जो previously held interest था आपको उसको revalue करोगे, fair value पे लाओगे. पहले associate का relationship को de-recognize करोगे, फिर subsidiary का relationship जो नया relationship बना है उसको आप equity method पे apply करो. In the same way, अगर आपका investment है become financial asset, अगर आप associate थे, आपने 30% stake interest कर रखा था, आपने 15% sold out कर दिया, अब आपके 3% है, क्या accounting करोगे? Remaining 15% पे आप apply करोगे 109. Financial instrument की तरह आप application दोगे. Retain interest in the former associate or joint venture measured at fair value as per Ind AS 10. This concept is explained with the help of example. Suppose A Limited is having 25% investment in B Limited. 25% investment किया उसने B Limited में at rupees 2,50,000. Carrying value था 2,03,000 का 25% interest था उसका. A Limited sold 10% interest at rupees 1,50,000. Fair value of remaining interest 15% बचा जो कि उसने recognize किया है at fair value. तो जो भी investment उसके पास था in associate, that is 25%, उसको वो de-recognize करेगा. पूरा 2.5 लाख को वो de-recognize कर देगा. 1 लाख का इंटरेस्ट को 10% इंटरेस्ट को उसने सेल किया है 1.5 लाख में. प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 का प्रॉफिट हुआ. 10% पे उसको 50,000 का प्रॉफिट, तो वो रिजर्व में चला गया. बाकी का जो उसका इंटरेस्ट था कितना बचा? 1.5 लाख बचा जो कि उसका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट था. अब वो रिलेशनशिप तो रहा नहीं, को रीमेजर करेगा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स दिखाएगा. दैट इज उसके पास 15%, वो 109 अप्लाई करेगा Ind AS 109, और उसके पास जो 1.5 लाख का 15% इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है उसको वो फेयर वैल्यू पे मेजर करेगा जो कि 2 लाख पे. जो फेयर वैल्यू मेजरमेंट पे जो गेन और लॉस हुआ है उसको भी वो रिजर्व में डालेगा. 2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट को उसने डी रिकॉग्नाइज किया, 1.5 लाख उसको सेल करके आया, रीमेजर करके उसको एज पर Ind AS 109 2 लाख है. तो 2.5 लाख माइनस 3.5 लाख, 1 लाख उसका बैलेंस शीट टैली हुआ. यहाँ पे उसको 50-50 रिजर्व में गया, 1 लाख रुपया हो गया, उसका बैलेंस शीट टैली हो. इलस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग समझते हैं. रिकॉर्डिंग इन प्रॉफिट और लॉस ऑफ द गेन और लॉस ऑन डिसकंटिन्यूइंग ऑफ इक्विटी मेथड. अगर आप डिसकंटिन्यू इक्विटी मेथड करना चाहते, 2 तरीके से होता है. एक तो आप ज्वाइंट वेंचर कन्वर्ट कर रहे हो Ind AS 109 ने, तो इक्विटी मेथड चला जाएगा. अब आप अप्लाई करोगे Ind AS 109, और Ind AS 109 जब आप अप्लाई करोगे तो आप रीमेजर कर सकते फेयर वैल्यू. लेकिन अगर आपका ज्वाइंट वेंचर कन्वर्ट हो रहा है एसोसिएट में, तब आपको इक्विटी मेथड ही अप्लाई करना पड़ेगा, तब आप रीमेजर नहीं कर पाओगे. CD लिमिटेड हेल्ड 50% of voting power of RS Limited, which is a joint venture of CD Limited. The carrying value of the investment in RS Limited is rupees 1 lakh. Out of the 50% stake, CD Limited has sold 20% stake in RS Limited to a third party for a consideration of rupees 80,000. The fair value of the retained 30% interest is rupees 1,20,000. Determine how much gain or loss should be recorded in profit or loss of CD Limited. Solution: CD Limited should record in प्रॉफिट और लॉस डिफरेंस बिटवीन बिलो. सीडी लिमिट जो होल्ड कर रखा है 50% होल्ड कर रखा है, मतलब ज्वाइंट वेंचर का रिलेशनशिप है सीडी और आरएस में. कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है आरएस में 1 लाख का. सीडी लिमिटेड 20% सोल्ड कर दिया उसने एट रुपीज 80,000. 50% इज इक्वल्स टू 1 लाख. 1 लाख डिवाइडेड बाई 50% इंटू 20% तो 40,000. 20% स्टेक सेल किया फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 80,000, तो उसको 40,000 का प्रॉफिट हुआ. अब उसने डी रिकॉग्नाइज कर दिया इन्वेस्टमेंट
इन ज्वाइंट वेंचर 50% कितना का था, 1 लाख का था, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दिया। उसने रिकॉग्नाइज किया, वो रीमेजर किया है 1,20,000 में। 60,000 का इन्वेस्टमेंट बचा हुआ था 30%, उसको उसने रीमेजर किया 1,20,000, उसमें से उसको प्रॉफिट हुआ 60,000 का। तो 60 + 40 इक्वल्स टू प्रॉफिट एंड लॉस में 1 लाख गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कैश रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इज 20%, जो कि 40,000 कैरिंग अमाउंट था। सेल कंसिडरेशन उसका मिला 80,000। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, रीमेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 30% को उसने रीमेजर किया 1,20,000। टू इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर 50% जो इन्वेस्टमेंट था उसको डी रिकॉग्नाइज किया, जो कि 1 लाख था। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 40,000 कैरिंग अमाउंट पे उसको सेल कंसिडरेशन मिला 80,000, तो 40,000 इसमें प्रॉफिट हुआ। 60,000 का रीमेजरमेंट से प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1 लाख। इफ ज्वाइंट वेंचर कन्वर्ट इनटू एसोसिएट, इन दैट केस अकाउंटिंग एंट्री, वहां पे क्या होता है कि आपका एसोसिएट का रिलेशनशिप वैसे ही है, तो इक्विटी मेथड आपको फॉलो ही करना है। कंटिन्यू टू अप्लाई इक्विटी मेथड, आप उसको रीमेजरमेंट नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट में आपका जो कैश कंसिडरेशन आया है फॉर ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 80,000, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट 30% का जो 60,000 है वो 60,000 ही रहेगा, वो फेयर वैल्यू पे कैरिंग अमाउंट पे ही रहेगा। टू इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, उसको डी रिकॉग्नाइज कर दोगे पूरा इन्वेस्टमेंट को एट 1 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 40,000 चला जाएगा। इन केस एन एसोसिएट बिकम्स अ ज्वाइंट वेंचर एंड वाइस वर्सा, अगर एसोसिएट ज्वाइंट वेंचर बनता है या ज्वाइंट वेंचर एसोसिएट बनता है, तो आप इक्विटी मेथड ही कंटिन्यू अप्लाई करोगे, आपको रीमेजरमेंट करने का दरकार नहीं है। रीमेजरमेंट आप कब करोगे, जब एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर कन्वर्ट होगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में। इफ एन इन्वेस्टमेंट इन एन एसोसिएट बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर बिकम्स एन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, द एंटिटी कंटिन्यू टू अप्लाई इक्विटी मेथड एंड डज नॉट रीमेजर द रिटेन इंटरेस्ट। Reclassification of item recorded in OCI on discontinuing of equity method, अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो इक्विटी मेथड ड्यू टू एनी रीजन, जो ज्वाइंट वेंचर या एसोसिएट से आप फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर रहे हो, तो आपका डिसकंटिन्यू हो जाएगा एसोसिएट या ज्वाइंट वेंचर का रिलेशनशिप। ओसीआई में जो भी शेयर रिलेटेड टू एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड बाय एंटिटी रीक्लासिफाइड टू प्रॉफिट एंड लॉस, उसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालना पड़ेगा। द सेम थिंग अप्लाइज इफ देयर इज अ रिडक्शन इन ओनरशिप इंटरेस्ट। सपोज आपका ज्वाइंट वेंचर का रिलेशनशिप है, अब आपका एसोसिएट का रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ ज्वाइंट वेंचर में 50% होता है, एसोसिएट में अगर आपका 30% हो रहा है, जो रिडक्शन इन ओनरशिप इंटरेस्ट है का भी प्रोपोर्शनेट वाइज आपका ओसीआई से बैलेंस पीएल में ट्रांसफर करना पड़ता है। वही बोला है, द सेम थिंग अप्लाइज इफ देयर इज अ रिडक्शन इन ओनरशिप इंटरेस्ट बट इन्वेस्टी स्टिल कंटिन्यू टू बी एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर रिक्लासिफाई करोगे फ्रॉम ओसीआई टू PL done in proportion, proportionately आप ट्रांसफर कर दो। This concept is explained with the help of example. An investor has recognized in past other comprehensive income its shares of ₹50,000 in the cumulative exchange difference relating to a foreign operation of its associate. Now the investment in that associate is sold and equity method of accounting is not applied. If the equity method is not applied, then amount lying in the OCI that is 50,000 related to exchange difference should be transferred to profit and loss account. जितना भी इन्वेस्टमेंट था वो उस एंटिटी ने सोल्ड कर दिया, अब उसको इक्विटी मेथड अप्लाई नहीं करना। जो भी अमाउंट लाएंगे ओसीआई में उसको वो ट्रांसफर दे। 50,000 पड़ा था उसका ओसीआई में रिलेटेड टू एक्सचेंज डिफरेंस, वो ट्रांसफर करेगा पीएल में। नाउ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर एज हेल्ड फॉर सेल। हेल्ड फॉर सेल कब होता है, 105 अप्लाई करोगे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर है आपका, उसमें से आप इन्वेस्टमेंट को हेल्ड फॉर सेल में ट्रांसफर कर दिया आपने, पर हेल्ड फॉर सेल आपने किया नहीं है, बस ट्रांसफर किया है। एन एंटिटी शैल अप्लाई इंडेक्स 105 ऑन पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर इज क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। सपोज आपका एसोसिएट में 40% है, उसमें से आपने 10% हेल्ड फॉर सेल ट्रांसफर कर दिया, रिमेनिंग पे आप अकाउंटिंग टी मेथड लगा के करोगे कि एनी अदर मेथड यू विल अप्लाई। एनी रिटेन पोर्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट दैट इज नॉट क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल अकाउंटेड एज फॉलो। कैसे अकाउंटिंग करोगे, ए लिमिटेड हैविंग एन इंटरेस्ट इन बी लिमिटेड 40% का है, उसमें से उसने 10% हेल्ड फॉर सेल में ट्रांसफर कर दिया, अब उसके पास रिमेनिंग रिटेन पोर्शन है 30%। टिल डिस्पोजल ऑफ द पोर्शन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल अकाउंटेड यूजिंग इक्विटी मेथड। जब तक कि वो सेल नहीं हो जाए, वो परसेंटेज जितना आपने हेल्ड फॉर सेल किया है, रिमेनिंग जो इन्वेस्टमेंट है आपके पास, उसको आप कंटिन्यू टू अप्लाई इक्विटी मेथड। तो आप डिस्पोज कर दोगे 10% आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द पोर्शन दैट इज क्लासिफाइड
क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, अब आप अकाउंटिंग कैसे करोगे? रिटेन इंटरेस्ट जो भी आपके पास 30% पड़ा है, वो अगर एसोसिएट का रिलेशनशिप कंटिन्यू करता है या ज्वाइंट वेंचर रिलेशनशिप अगर कंटिन्यू करता है वो, तब आप इक्विटी मेथड कंटिन्यू टू अप्लाई ऑन दैट परसेंटेज। अगर वो इंटरेस्ट नहीं कंटिन्यू करता, अगर आपका इंटरेस्ट 30% उसमें से आपने 15% सोल्ड कर दिया, तो आपके पास 15% है, तो वहां पे इंटरेस्ट ना तो ज्वाइंट वेंचर का इंटरेस्ट है ना एसोसिएट का इंटरेस्ट है। इन दैट केस आप इंड एस 109 अप्लाई करोगे। इफ हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया डज नॉट मीट, सपोज आपने हेल्ड फॉर सेल किया, अगर हेल्ड फॉर सेल क्राइटेरिया नहीं मीट हुआ, व्हेन एन इन्वेस्टमेंट और अ पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर प्रीवियसली क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल नो लॉन्गर मीट द क्राइटेरिया टू बी क्लासिफाइड, अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, क्लासिफिकेशन हेल्ड फॉर सेल का कंडीशंस को, इट शैल बी अकाउंटेड फॉर यूजिंग इक्विटी मेथड रेट्रोस्पेक्टिवली। आपको रेट्रोस्पेक्टिवली सारा एप्लीकेशन करना पड़ेगा फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड शैल बी अमेंडेड अकॉर्डिंग। हेल्ड फॉर सेल वाला कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सपोज इन्वेस्टमेंट इन ज्वाइंट वेंचर हेल्ड फॉर सेल, रवि लिमिटेड होल्ड 50% ऑफ इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सन लिमिटेड। ज्वाइंट वेंचर का केस है, रवि लिमिटेड सन लिमिटेड में 50% होल्ड कर रखा है। रवि लिमिटेड हैज ज्वाइंट कंट्रोल ओवर सन लिमिटेड, ज्वाइंट कंट्रोल है सन लिमिटेड पे, एंड इट इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ रवि लिमिटेड अकाउंटेड यूजिंग इक्विटी मेथड। इक्विटी मेथड बिकॉज ज्वाइंट वेंचर है तो इक्विटी मेथड अप्लाई होगा। नाउ रवि लिमिटेड इज प्लानिंग टू सेल 10% ऑफ द इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ सन लिमिटेड टू अ थर्ड पार्टी। 50% ज्वाइंट वेंचर का रिलेशनशिप है, 10% सेल कर देना चाहता है थर्ड पार्टी को। होल्डिंग एंड ज्वाइंट वेंचर का रिलेशनशिप नहीं है, बिकॉज 10% जब सोल्ड हो जाएगा तो 40% ही है। 40% क्या होगा, एसोसिएट का रिलेशनशिप हो जाएगा। सच 10% इन्वेस्टमेंट मीट्स द क्राइटेरिया ऑफ एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। बाकी 40% पे उसको आप कैसे मेजर करोगे? नाउ डिटरमाइन हाउ शुड रवि अकाउंट 40% इंटरेस्ट रिटेन इन सन लिमिटेड टिल द टाइम 10% स्टेक इज सोल्ड। रवि लिमिटेड शैल अकाउंट फॉर रिटेन इंटरेस्ट 40% एट इक्विटी मेथड। जब तक कि वो 10% स्टेक जो उसने हेल्ड फॉर सेल में रखा है, जो रिमेनिंग 40% है उस पे वो अकाउंटिंग करेगा इक्विटी मेथड अप्लाई के। लेकिन जब सेल हो जाएगा, आफ्टर सेल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, इफ रवि लिमिटेड स्टिल हैज अ ज्वाइंट कंट्रोल ओवर द सन लिमिटेड, ज्वाइंट कंट्रोल अगर 40% पे भी है उसका सन लिमिटेड पे, तब वो इक्विटी मेथड अप्लाई करेगा। इफ रवि लिमिटेड इज नॉट गोइंग टू हैव ज्वाइंट कंट्रोल ओवर सन लिमिटेड पोस्ट द डिस्पोजल ऑफ 10% इन्वेस्टमेंट, इंड एस 109 अप्लाई कर। तो ये देखना पड़ेगा पहले कि डिस्पोजल के बाद उसका ज्वाइंट कंट्रोल का रिलेशनशिप है कि एसोसिएट का रिलेशनशिप है। अगर ज्वाइंट कंट्रोल और एसोसिएट का रिलेशनशिप है, इक्विटी मेथड अप्लाई करेगा, और अगर रिलेशनशिप नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है, देन इंड एस 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करेगा। नाउ अनदर एग्जांपल, सन लिमिटेड होल्ड 35% ऑफ द टोटल इक्विटी शेयर ऑफ मून लिमिटेड एन एसोसिएट कंपनी। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मून लिमिटेड एज ऑन 31st March 2024 is rupees 3 crore in its consolidated financial statement of Sun Limited. Sun Limited होल्ड कर रखा 35% स्टेक इन मून लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट कर रखा है 3 करोड़ का इन द कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ सन लिमिटेड। ड्यूरिंग द ईयर मून लिमिटेड के पास प्रॉफिट और लॉस में 1 करोड़ का लॉस हुआ है 31st March 2020। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मून लिमिटेड एज ऑन 31st March 2025 इन द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सन लिमिटेड का क्या वैल्यू का दिखाएगा? विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मून लिमिटेड हैज अर्न्ड अ प्रॉफिट? यहाँ पे पहला केस में लॉस दिखाया है करोड़ का, दूसरा केस में मून लिमिटेड को प्रॉफिट हुआ है और उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया 75 लाख का टू द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। मून लिमिटेड को लॉस हुआ है 1 करोड़ का, तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा? क्या वैल्यू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सन लिमिटेड में जाए? वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मून लिमिटेड एज ऑन 31st March एज पर द इक्विटी मेथड इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सन लिमिटेड। सन लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेस्टमेंट इन मून लिमिटेड क्या दिखेगा एज ऑन 31st March 2025? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? कितना का कॉस्ट इन्वेस्टमेंट किया था उसने? 35% था, जो कि इन्वेस्टमेंट का वैल्यू था 3 करोड़, तो 3 करोड़ का वैल्यू दिखा दिया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, आफ्टर एक्विजिशन मून को कितना लॉस हुआ? 1 करोड़ का लॉस हुआ है 31st March को, उसमें से सन का कितना परसेंटेज है? 35%, तो 1 करोड़ में 35% 35 लाख का इसको लॉस हुआ, तो लेस कर देंगे लॉस इन्वेस्टमेंट से। जो क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है मून के पास 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, सन का कितना परसेंटेज है? 35%, मतलब 50,000 प्रॉफिट हुआ उसको ऑन गुड्स सोल्ड। 3 लाख के गुड्स पे 1 लाख का क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, उसका 35% जो कि 5823, उसको भी वो लेस करेगा बिकॉज यहाँ पे अनरियलाइज्ड है अभी गेन
गेन रियलाइज नहीं हुआ, अनसोल्ड गुड्स पे जो गेन है उसको वो रिवर्स मारे। कैरिंग वैल्यू एज पर इक्विटी मेथड हो गया 2,64,94,160 नाउ इन अनदर केस व्हाट हैपन, अगर मून लिमिटेड प्रॉफिट कमाता है ड्यूरिंग द ईयर, कितना का प्रॉफिट, 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है और वो डिविडेंड भी डिक्लेयर कर रहा है 75 लाख, उसका कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या दिखेगा इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सन लिमिटेड, जो कि 3 करोड़ का उसका इन्वेस्टमेंट है। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 1.5 करोड़ में 35%, 52,50,000 डिविडेंड उसने डिक्लेयर किया है 75 लाख का। सन लिमिटेड को प्रॉफिट दे दिया तो डिविडेंड जो ऑलरेडी उसका रिकॉग्नाइज्ड है तो उसको वो रिवर्स मार देगा। डिविडेंड डिक्लेयर बाय मून लिमिटेड तो 75 लाख पे 35% तो लेस हो जाएगा। अनरियलाइज गेन जो उसके पास इन्वेंट्री पड़ा था, जो क्लोजिंग स्टॉक था, -5823, 3 करोड़ 26 लाख 19,170। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन मून लिमिटेड। थैंकिंग यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।